दोस्तों, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। साथ ही बेल बटन पर भी क्लिक करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी ड्रग डीलर के बारे में है, जिसे डार्क वेब ड्रग माफिया का भगवान भी कहा जाता था। 1 अक्टूबर 2013 को संघीय एजेंट सैन फ्रांसिस्को में एक सार्वजनिक पुस्तकालय में घुसे। उन्होंने 29 वर्षीय रॉस उलब्रिज को गिरफ्तार किया। उलब्रिज ने इतिहास में अवैध दवाओं के लिए सबसे बड़ा, सबसे परिष्कृत ऑनलाइन बाजार चलाया। उन्होंने इसका नाम सिल्क रोड रखा, जो प्राचीन व्यापार मार्गों का संदर्भ था जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में चीन को यूरोप से जोड़ता था। उलब्रिज ने अपना खुद का आधुनिक बाजार बनाने की उम्मीद की थी, सिवाय इसके कि वह हार्डकोर ड्रग्स और अन्य अवैध सामान बेचेगा। सिल्क रोड के संचालन के 2 साल और 10 महीने के दौरान संघीय अभियोजकों का कहना है कि इसने बिटकॉइन का उपयोग करके लगभग $214 मिलियन की बिक्री की। यह साइट इंटरनेट के एक छिपे हुए हिस्से पर संचालित होती थी जिसे डार्क वेब कहा जाता है। अभियोजकों का कहना है कि एफबीआई को उलब्रिज के कंप्यूटर पर एक जर्नल मिला था जिसमें कहा गया था कि वह एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहता था जहां लोग गुमनाम रूप से कुछ भी खरीद सकें, बिना किसी निशान के जो उन्हें वापस ले जा सके। दुर्भाग्य से उलब्रिज के लिए उसने डिजिटल ब्रेडक्रम का एक निशान छोड़ दिया जो अंततः उसे और उसके साम्राज्य को ले डूबा। उलब्रिज का जन्म 27 मार्च 1984 को ऑस्टिन, टेक्सास में हुआ था। वह एक बॉय स्काउट था जिसने अपने पिता की तरह ही ईगल स्काउट का सर्वोच्च पद प्राप्त किया था। उसका बचपन खुशहाल था। वह एक सहज हिपस्टर लेकिन गंभीर छात्र के रूप में बड़ा हुआ, जिसने अपने एसएटी में 1460 अंक प्राप्त किए, 96% के भीतर, और डलास, ऑस्टिन नहीं, में टेक्सास विश्वविद्यालय में पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त की, जहां उसने भौतिकी का अध्ययन किया। फिर उसने पेन स्टेट में मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के लिए एक और पूर्ण छात्रवृत्ति जीती। यह पेन में ही था कि वह एक कट्टर स्वतंत्रतावादी के रूप में विकसित हुआ, एक राजनीतिक दर्शन जो व्यक्तिवाद और लोगों के जीवन में न्यूनतम राज्य की भागीदारी की वकालत करता है। वह स्वतंत्रतावादी अर्थशास्त्री लुडविग वॉन मिच के प्रशंसक और अनुयायी थे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया था। जब तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिट रोमनी ने पूछा कि अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो उलब्रिज ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरह जवाब दिया, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात हमें संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकालना है। उलब्रिज संस्थागत या सरकारी नियंत्रण से मुक्त दुनिया बनाना चाहते थे। उस मानसिकता ने उन्हें जनवरी 2011 में सिल्क रोड बनाने के लिए प्रेरित किया। सिल्क रोड पर जाने के लिए आप कोई सामान्य वेब पता टाइप नहीं कर सकते थे या कोई सामान्य वेब ब्राउजर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। आपको टोर नामक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता थी जो वेब ब्राउजर के रूप में काम करता हो। टो को यूएस नेवी द्वारा इंटरनेट पर निजी तौर पर संचार करने के तरीके के रूप में विकसित किया गया था। यह उपयोगकर्ता की पहचान छिपाने के लिए नेटवर्क पर कंप्यूटर के वास्तविक आईपी पते को छुपाता है और इसे सरकार द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है। सिल्क रोड के पते में कई यादृच्छिक संख्याओं और अक्षरों का उपयोग किया गया था जो डॉट प्याज के साथ समाप्त होते थे। उलब्रिज ने खुद को कोड करना सीखकर साइट बनाई। जब उन्हें और मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बिटकॉइन समुदाय फोरम पर संपर्क किया, जिसमें लिखा था, मैं बिटकॉइन समुदाय में सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली आईटी प्रो की तलाश कर रहा हूं, जो वेंचर समर्थित बिटकॉइन स्टार्टअप कंपनी में लीड डेवलपर बन सके। कोई भी इच्छुक व्यक्ति उनके ईमेल के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकता था। rossulbrachd@gmail.com अपने ईमेल को सार्वजनिक करना बाद में उन्हें परेशान करने लगा। उन्होंने अपने अंडरग्रेजुएट दोस्त रिचर्ड बेट्स से कोडिंग में भी मदद ली। उलब्रिज के पास आखिरकार अपने दोस्त को यह बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह क्या करने जा रहा है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया वी को भी बताया। एक दिन उसने उसे साइकेडेलिक मशरूम दिखाए। वह अपनी नई वेबसाइट पर स्टार्टर उत्पाद के रूप में इसे उगा रहा था और बेच रहा था। सिल्क रोड अंततः सभी प्रकार की दवाओं का बाजार बन जाएगा, खरपतवार, कोकेन, एलएसडी, एक्सटेसी, हेरोइन। यह उलब्रिज की स्वतंत्रतावादी मानसिकता के अनुकूल था। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर में जो कुछ भी डालना चाहता है वह उसका अपना चुनाव है और किसी और का नहीं, खासकर सरकार का। उलब्रिज का यह भी मानना था कि जब सिल्क रोड पर बंदूकें दिखाई देने लगीं, तो सभी को आत्मरक्षा का अधिकार था। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें विवाद की जरूरत नहीं है और जल्द ही उन्होंने साइट से हथियार हटा लिए। अपना व्यवसाय शुरू करने के बाद उन्होंने अपना ध्यान ग्राहकों को आकर्षित करने पर लगाया। उन्होंने शुमरी नामक मैजिक मशरूम फोरम पर एक पोस्ट लिखने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने सिल्क रोड पर आने वाले किसी व्यक्ति होने का नाटक किया।
उन्होंने उपयोगकर्ता नाम अल्टोइड का इस्तेमाल किया, पोस्ट करते हुए, मैं इसे खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन देखना चाहता हूँ कि क्या यहाँ किसी ने इसके बारे में सुना है और इसकी सिफारिश कर सकता है। उन्होंने सिल्क रोड तक पहुँचने के निर्देशों के साथ एक लिंक भी शामिल किया। मुझे सिल्क रोड नामक यह वेबसाइट मिली। यह एक टोर छिपी हुई सेवा है जो दावा करती है कि आपको गुमनाम रूप से ऑनलाइन कुछ भी खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। मैं इसे खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन देखना चाहता था कि क्या यहाँ किसी ने इसके बारे में सुना है और इसकी सिफारिश कर सकता है। उसने हेरोइन खरीदने और बेचने के बारे में एक मंच पर बिटकॉइन साइट पर भी ऐसा ही किया। सिल्क रोड को एक गुमनाम अमेजन.com के रूप में वर्णित किया। खरीदारों के सामने आने में बहुत समय नहीं लगा। घोटालों को सीमित करने के लिए विक्रेताओं के लिए एक रेटिंग प्रणाली थी जो अमेजन समीक्षाओं के समान थी। यदि कोई विक्रेता खराब दवाएं बेचता है और उसे खराब रेटिंग मिलती है, तो इससे उनकी बिक्री को नुकसान होगा। दवाएं नकली रिटर्न पतों के साथ मेल द्वारा आती हैं। उन्हें सीडी और डीवीडी केस के अंदर डाल दिया जाता था। कुछ विक्रेता और भी रचनात्मक हो गए और उन्हें कार्डबोर्ड के छोटे छोटे लहरदार टुकड़ों में रख दिया। पैकेजों पर हाथ से लिखे गए लेबल के बजाय मुद्रित मिलिंग लेबल थे, ताकि ऐसा लगे कि वे किसी वैध व्यवसाय से आए हैं। विडंबना यह है कि इसका उल्टा असर हुआ। मुद्रित लेबलों ने वास्तव में अधिकारियों का संदेह आकर्षित किया। 2011 की गर्मियों में होमलैंड सुरक्षा विभाग के एजेंट जेरेड डेरेघियान को शिकागो के ओहारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक छोटे साफ सुथरे पैकेज के बारे में पता चला, जिस पर एक मुद्रित पता था। इसमें एक गुलाबी रंग की एक्सटसी की गोली थी जो संदिग्ध भी थी, क्योंकि आमतौर पर वे थोक में भेजते थे। जल्द ही 2 या 3 पैकेज आने लगे, फिर 50, फिर एक दिन में 1000 तक। कई नीदरलैंड से आए जो ड्रग्स का एक कुख्यात स्रोत है। एजेंट डेरेघियान ने एक पते पर जाकर पैकेज में से एक को डिलीवर किया, खरीदार के रूममेट से बात की, जिसने कहा कि ड्रग्स सिल्क रोड नामक साइट से आई थी। डेरेघियान ने पहले कभी सिल्क रोड के बारे में नहीं सुना था। उन्होंने ऑनलाइन कुछ खोजबीन की और एक लेख पाया जो लिखा गया था जून 2011 में गॉकर के पत्रकार एड्रियन चेन द्वारा। चेन ने लिखा, अपने पॉट डीलर से छोटी मोटी बातें करना बेकार है। कोकीन खरीदने से आपको गोली लग सकती है। क्या होगा अगर आप किताबों या लाइट बल्ब की तरह ऑनलाइन ड्रग्स खरीद और बेच सकें? अब आप कर सकते हैं। सिल्क रोड में आपका स्वागत है। इस लेख को 3 मिलियन बार देखा गया और सिल्क रोड को मानचित्र पर ला खड़ा किया। सिल्क रोड ने न केवल हजारों ड्रग डीलरों और खरीदारों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि सीनेटर चक शूमर जैसे राजनेताओं का भी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने साइट को बंद करने का आह्वान किया। अमेरिकी सरकार केवल ड्रग बिक्री के बारे में ही चिंतित नहीं थी। जैसा कि निक बिल्टन ने अपनी पुस्तक अमेरिकन किंगपिन में विस्तार से बताया है, होमलैंड सिक्योरिटी एजेंट डेरेघियान को डर था कि कोई आतंकवादी संगठन देश में घुस सकता है और फिर सिल्क रोड से कुछ खरीदकर अमेरिकियों को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने शिकागो में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय को इस मामले को अपने हाथ में लेने के लिए मना लिया। जैसे ही सिल्क रोड चर्चा में आया, उलब्रिज के कॉलेज के दोस्त रिचर्ड, जिन्होंने प्रोग्रामिंग में उनकी मदद की, ने कहा कि उन्होंने उसे इसे बंद करने के लिए कहा। सिल्क रोड के लॉन्च के तुरंत बाद उलब्रिज और उनकी गर्लफ्रेंड जूलिया का ब्रेकअप हो गया। उसने कहा कि इसका एक कारण यह था कि उसे उसका रहस्य छुपाने के लिए पागलपन भरा दबाव महसूस हो रहा था। उलब्रिज ने उससे और रिचर्ड से झूठ बोला, उन्हें बताया कि उसने व्यवसाय किसी और को बेच दिया है और अब उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वह कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया और सिडनी में अपनी बहन के साथ रहने लगा। इसी दौरान साइट के जरिए उससे वैरायटी जोन्स नाम के एक व्यक्ति ने संपर्क किया। वैरायटी जोन्स उसका दाहिना हाथ बन गया और उलब्रिज ने उसे असली गुरु बताया। दोनों में से कोई भी दूसरे की असली पहचान नहीं जानता था। वैरायटी जोन्स ने सिल्क रोड पर सुरक्षा में बड़ी खामियों की ओर इशारा किया। उलब्रिज ने अपने कंप्यूटर पर सभी फाइलों को एन्क्रिप्ट करने का फैसला किया। यह वही लैपटॉप है जिसका इस्तेमाल उन्होंने सिल्क रोड चलाने के लिए किया था। उन्होंने एक किल स्विच लगाया जो अधिकारियों के अंतिम समय में आने की स्थिति में एक पूर्व निर्धारित कुंजी दबाकर अपने डिवाइस को स्वचालित रूप से बंद कर देगा। उन्होंने जरूरत पड़ने पर भागने की योजना भी तैयार की, जिसमें शामिल है लैपटॉप, हार्ड ड्राइव को नष्ट करना, नई पहचान के साथ क्रेगलिस्ट पर नकदी के लिए रहने की जगह ढूंढना। वैरायटी जोन्स ने सिल्क रोड पर उलब्रिज के कुख्यात छद्म नाम का आविष्कार किया, ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। यह फिल्म द प्रिंसेस ब्राइड के डरावने कप्तानों का संदर्भ है, जिन्होंने अपने चुने हुए उत्तराधिकारी को यह नाम दिया था। इसी तरह उलब्रिज को उम्मीद थी कि एक दिन वह ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स नाम किसी ऐसे व्यक्ति को दे देंगे जो उनका उत्तराधिकारी बन सकता है। वैरायटी जोन्स ने उन्हें यह दिखाया कि सिल्क रोड कितना बड़ा हो सकता है।
उलब्रिस्ट ने अभियोजकों द्वारा प्रकट की गई एक निजी पत्रिका में लिखा, सिल्क रोड एक घटना बनने जा रही है और कम से कम एक व्यक्ति मुझे इसके बारे में बताएगा, यह जाने बिना कि मैं इसका निर्माता था। 2 छोटे वर्षों में सिल्क रोड 1 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं तक बढ़ गया और लगभग $214 मिलियन की बिक्री हुई। फेड को अपना सिर खुजलाना पड़ा क्योंकि उन्हें अभी भी कोई सुराग नहीं मिला था कि सिल्क रोड के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। यह ड्रेड पायरेट्स रॉबर्ट्स कौन था? जहाज का कप्तान कौन था? ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स की पहचान करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा बन गई। सिल्क रोड कैसे संचालित होता है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए होमलैंड सुरक्षा विभाग के एजेंट डेरियघियान ने एक खरीदार के रूप में खुद को पेश किया और 52 अंडरकवर खरीदारी की। उन्होंने हजारों पैकेज भी जब्त किए, कुछ बिक्री को उनके स्रोत से जोड़ा और कई लोगों को गिरफ्तार किया। उसका सबसे बड़ा काम तब हुआ जब उसने ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के एक कर्मचारी को ट्रैक किया, जो सिल्क रोड के यूजर फोरम पर एक मॉडरेटर था जिसे सिरस कहा जाता था। उसने उसे अपना अकाउंट सौंपने के लिए मजबूर किया और फिर उसने उसका होने का नाटक किया। डेरियघियान ने सिरस के रूप में खुद को प्रस्तुत करते हुए ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स से सीधे असाइनमेंट प्राप्त किए। वह सिल्क रोड के बॉस के साथ चैट करने वाला एकमात्र संघीय एजेंट नहीं था। डीए एजेंट कार्ल फोर्स बाल्टीमोर में एक टास्क फोर्स का हिस्सा था जो जांच भी कर रहा था। फोर्स ने नोब उपयोगकर्ता नाम का इस्तेमाल किया और डोमिनिकन गणराज्य से मूल रूप से ड्रग डीलर के रूप में खुद को प्रस्तुत किया, जो हर साल अमेरिका में लाखों डॉलर की कोकीन और हेरोइन की तस्करी करता था। वह ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के साथ दोस्ताना संबंध रखता था, जिसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह डीए एजेंट से बात कर रहा है। कहानी में एक ऐसा एजेंट जो भ्रष्ट निकला। फोर्स ने ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स को बिटकॉइन में $50,000 का भुगतान करने के लिए राजी किया, यह दावा करके कि उसके पास एक सरकारी कर्मचारी से अंदरूनी जानकारी है। जब फोर्स ने डीए को बातचीत की सूचना दी, तो उसने दावा किया कि उसे कभी कोई भुगतान नहीं मिला, जबकि वास्तव में उसने बिटकॉइन को एक निजी खाते में डाल दिया था। और मानो या न मानो, बाल्टीमोर टास्क फोर्स में काम करने वाला एक दूसरा एजेंट भी चोरी कर रहा था, सुरक्षा सेवा एजेंट शॉन ब्रिजेस। जब सिल्क रोड के ग्राहक सहायता प्रतिनिधि कर्टिस क्लार्क ग्रीन को 1 किलो कोक के साथ उसके घर से गिरफ्तार किया गया, तो ब्रिजेस ने ग्रीन के एडमिन एक्सेस का इस्तेमाल करके अन्य उपयोगकर्ता खातों से 20,000 बिटकॉइन चुरा लिए। इसकी कीमत $350,000 थी और ब्रिजेस द्वारा इसे भुनाए जाने तक यह बढ़कर $820,000 हो गई। खूंखार समुद्री डाकू रॉबर्ट्स ने सोचा कि चोरी के लिए ग्रीन जिम्मेदार है। वह उसे पीटना चाहता था और उसके गुरु वैराइटी जोन्स ने उसे उकसाया। ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स ग्रीन की असली पहचान जानते थे क्योंकि सिल्क रोड के पेरोल पर होने की शर्त के अनुसार कर्मचारियों को अपनी सरकारी आईडी सौंपनी पड़ती थी। इसलिए ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स ने ग्रीन को पीटने के लिए नोब उर्फ डीए एजेंट कार्ल फोर्स की ओर रुख किया। नोब सहमत हो गया। हालांकि ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स ने फिर अपना विचार बदल दिया और संदेश दिया, क्या आप यातना के बजाय निष्पादन के आदेश को बदल सकते हैं? ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स ने कहा कि उसने पहले कभी किसी व्यक्ति को नहीं मारा था या किसी को नहीं मरवाया था, लेकिन इस मामले में यह सही कदम है। वह ग्रीन द्वारा अधिकारियों को जानकारी देने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था क्योंकि जब उसने ऑनलाइन ग्रीन को खोजा तो उसे पता चला कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नोब ने बिटकॉइन में $80,000 के लिए काम करने पर सहमति जताई। बाद में उलब्रिज को मृत ग्रीन की तस्वीरें मिली, सिवाय इसके कि वह वास्तव में मरा नहीं था। एजेंट फोर्स ने कैंपबेल के चिकन और स्टार सूप से ढके फर्श पर ग्रीन की तस्वीरों के साथ उसकी मौत का नाटक किया। कहा जाता है कि ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स ने उन 5 अन्य लोगों पर हमले का आदेश दिया था जिनसे उसे खतरा महसूस हुआ था। सिल्क रोड ब्लैकमेलर्स और जबरन वसूली करने वालों का शिकार रहा था। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि कभी किसी की हत्या हुई थी। उलब्रिज पर कभी भी भाड़े पर हत्या का आरोप नहीं लगाया गया। सरकारी एजेंसियां अभी भी यह पता लगाने के करीब नहीं थी कि ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स कौन था। डीए ने न्यूयॉर्क में एफबीआई की साइबर क्राइम यूनिट की मदद ली क्योंकि उसके पास डार्क वेब के बारे में ज्यादा तकनीकी जानकारी और अनुभव था। एफबीआई के विशेष एजेंट क्रिस टारबेल को पता था कि ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स को पकड़ने के लिए उन्हें उनके गलती करने का इंतजार करना होगा। और एफबीआई के अनुसार एजेंसी द्वारा जांच शुरू करने के लगभग 1 साल बाद ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स ने आखिरकार गलती की। मई 2013 में जांचकर्ताओं ने कोडिंग त्रुटियों को देखा, सिल्क रोड वेबसाइट पर कमजोरियां जो आईपी पते लीक कर रही थी। परिणामस्वरूप उन्होंने पाया कि सिल्क रोड सर्वर आइसलैंड के एक डेटा सेंटर में रखे गए थे। वैसे उलब्रिज की बचाव टीम इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करती है।
उनका मानना है कि एनएसए ने अवैध रूप से जासूसी की और सर्वर के स्थान के बारे में एफबीआई को सूचना दी। एजेंट टारबेल रेकजाविक गया जहां आइसलैंडिक अधिकारियों ने उसे सर्वर से जानकारी के साथ एक ड्राइव दी। एफबीआई के पास डेटा के खजाने तक पहुंच थी। वे लेनदेन की संख्या देख सकते थे। संसाधित कौन लॉग इन और कौन लॉग आउट हुआ। और महत्वपूर्ण बात यह है कि टारबेल और उनकी टीम ने पहचान की थी कि मास्टर कंप्यूटर सिल्क रोड सर्वर से बात करता था, जिसे ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स सिल्क रोड में लॉग इन करने के लिए इस्तेमाल करता था। उसका नाम फ्रॉस्टी था और ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स एक एन्क्रिप्शन कुंजी के साथ लॉग इन कर रहा था जिसका अंत FROSTY से होता था। वे यह भी बता सकते थे कि ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स ने हाल ही में सैन फ्रांसिस्को कैफे से इंटरनेट का उपयोग करके वीपीएन के माध्यम से सिल्क रोड सर्वर में लॉग इन किया था। 2012 के वसंत तक उलब्राइट ऑस्ट्रेलिया से घर लौट आया था और अंततः बचपन के दोस्त के साथ रहने के लिए सैन फ्रांसिस्को चले गए। इसलिए अब एफबीआई के पास कंप्यूटर का नाम था और वह सैन फ्रांसिस्को पर अपनी खोज केंद्रित कर सकता था। लेकिन फिर भी ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स की असली पहचान का कोई पता नहीं था। पहेली का वह टुकड़ा गैरी अल्फोर्ड द्वारा भरा जाएगा जो आईआरएस आंतरिक राजस्व सेवा के लिए काम करता था। एक कर अन्वेषक के रूप में उन्हें पैसे का पता लगाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स की पहचान की खोज की। अल्फोर्ड ने अनुमान लगाया कि जिसने भी सिल्क रोड शुरू किया होगा वह गॉकर लेक के प्रकाशित होने से बहुत पहले ही उसे इसमें रुचि पैदा करनी पड़ी थी। इसलिए उसने जून 2011 से पहले सिल्क रोड के लिए गूगल पर खोज करने का फैसला किया। तभी वह उल्ब्रिच के ऑनलाइन पोस्ट पर ठोकर खाई जहां उसने सिल्क रोड पर आने वाले किसी व्यक्ति होने का दिखावा किया था। अल्फोर्ड ने पोस्ट के लिए उपयोगकर्ता नाम देखा, अल्टोइड। उन्होंने एक और पोस्ट भी देखी जहां अल्टोइड ने बिटकॉइन फोरम पर आईटी सहायता मांगी थी जिसमें उसका व्यक्तिगत ईमेल शामिल था, rossulbrac@gmail.com। अल्टोइड उपयोगकर्ता नाम वाले किसी व्यक्ति ने स्टैक ओवरफ्लो पर टोर से संबंधित एक प्रश्न भी पोस्ट किया था। इसके तुरंत बाद उस उपयोगकर्ता ने अपना उपनाम बदलकर अल्टोइड से फ्रॉस्टी कर लिया। उस समय अल्फोर्ड को फ्रॉस्टी नाम का महत्व नहीं पता था, लेकिन उसके पास एक असली नाम था जिसे वह ढूंढ सकता था। उसने रॉस उलब्रिच को गूगल किया और लिंक्डइन पर एक ऐसे युवक की प्रोफाइल देखी जिसके जीवन के लक्ष्य काफी रहस्यमय थे। उद्धरण बल का सबसे व्यापक और व्यवस्थित उपयोग संस्थानों और सरकारों के बीच होता है, इसलिए यह मेरा वर्तमान प्रयास बिंदु है। अल्फोर्ड ने खुद से पूछा, क्या सिल्क रोड के पीछे रॉस उलब्रिच का दिमाग हो सकता है? फिर पहेली का एक और टुकड़ा सामने आया। जुलाई 2013 में यूएस कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन अधिकारियों ने कनाडा से यूएस में आने वाले 9 नकली आईडी को रोका। होमलैंड सुरक्षा एजेंटों ने इच्छित प्राप्तकर्ता से मिलने का फैसला किया। वे सैन फ्रांसिस्को में 2260 15वें एवेन्यू पर पहुंचे, वह पता जहां उलब्रिच रह रहा था। वह अपने दोस्त के साथ साझा किए गए स्थान से बाहर चला गया था और क्रेगलिस्ट पर मिले एक सबलेट में चला गया था जहां उसने अपना किराया नकद में चुकाया था। उसने हर एहतियात बरती, जिसमें एक नकली पहचान अपनाना भी शामिल था। उसके रूममेट उसे जोशुआ टेरी के नाम से जानते थे, हालांकि उसने अपनी पिछली कहानी को वही रखा था। उसने कहा कि वह टेक्सास से था, आईटी में काम करता था, इसलिए वह हमेशा अपने कंप्यूटर पर रहता था और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से घर लौटा था, जिससे सेल फोन न होना कम संदिग्ध था। जोशुआ खुद को अलग रखता था और एक के लिए स्टेक डिनर खाता था। जब एजेंटों ने उलब्रिच से पूछताछ की तो उन्होंने देखा कि वह स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। उसने नकली आईडी खरीदने की बात स्वीकार नहीं की, अकेले ही उसने उन्हें खरीदा ताकि वह सिल्क रोड के विकास के साथ साथ सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए अतिरिक्त सर्वर किराए पर लें। अभियोजकों ने बाद में दावा किया कि वह डोमिनिका द्वीप पर नागरिकता प्राप्त करने सहित भागते हुए जीवन के लिए तैयार था। उलब्रिच ने अपने दरवाजे पर आए एजेंटों को स्वेच्छा से बताया कि काल्पनिक रूप से कोई भी व्यक्ति सिल्क रोड नामक साइट पर अपनी इच्छानुसार कुछ भी खरीद सकता है। एजेंटों ने सिल्क रोड के बारे में कभी नहीं सुना था और जाहिर तौर पर किसी भी संघीय जांच से अनजान थे, लेकिन उन्होंने घटना का दस्तावेजीकरण किया। इसलिए जब आईआरएस एजेंट गैरी अल्फोर्ड ने उलब्रिच पर एक और खोज की तो उन्होंने पाया कि होमलैंड सिक्योरिटी फर्जी आईडी पर फाइल, जिसने उनके विश्वास को पुख्ता किया कि उनके पास सही आदमी है। पहेली के टुकड़े आखिरकार तब एक साथ आए जब अल्फोर्ड ने अन्य एजेंसियों से फोन पर बात की ताकि पता चल सके कि उनके पास क्या है। अल्फोर्ड ने एक फोरम पर मिले यूजरनेम फ्रॉस्टी का जिक्र किया। इसने एफबीआई एजेंट टारबेल को चौंका दिया, जो जानता था कि फ्रॉस्टी उस कंप्यूटर का नाम है जिसका इस्तेमाल ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स करता था। बिंगो!
वे जानते थे कि रॉस उलब्रिस्ट ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स था। सबूतों की तलाश में संघीय एजेंटों ने हर जगह उसका पीछा किया। उनके पास जीमेल के लिए भी संबंध था और उन्होंने पाया कि जब भी ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स सिल्क रोड में लॉग इन करता था तो उलब्रिस्ट भी अपने गूगल अकाउंट में लॉग इन होता था, और जब भी ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स लॉग आउट करता था तो उलब्रिस्ट भी अपने गूगल अकाउंट से लॉग आउट हो जाता था। लेकिन उन्हें पता था कि उसे पकड़ने के लिए यह काफी नहीं होगा। उन्हें ठोस सबूत चाहिए थे। उन्हें उलब्राइट को तब पकड़ना था जब उसका लैपटॉप खुला था और वह सिल्क रोड पर ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के रूप में लॉग इन था। एक अनलॉक कंप्यूटर भी जरूरी था ताकि एजेंट उसकी फाइलों तक पहुंच सकें। ऐसा करना मुश्किल होगा। अधिकारियों को पता था कि उनका सबसे अच्छा दाव उसे बिना किसी चेतावनी के पकड़ना और सार्वजनिक स्थान पर उसे गिरफ्तार करना था। होमलैंड सिक्योरिटी एजेंट जेरेड डेरेघियान अभी भी सिल्क रोड स्टाफ सदस्य सिरस होने का नाटक कर रहा था और ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के साथ संपर्क बनाए रखता था। यह संचार उनके द्वारा रची गई योजना के लिए महत्वपूर्ण था। 1 अक्टूबर 2013 को स्थानीय समयानुसार दोपहर 3:08 बजे डेरेघियान ने ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स को लॉग ऑन करते देखा। उलब्रिस्ट साइंस फिक्शन सेक्शन में बैठा था। सैन फ्रांसिस्को पब्लिक लाइब्रेरी की ग्लेन पार्क शाखा। डेरेघियान ने सिरस के रूप में प्रस्तुत करते हुए ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के साथ बातचीत शुरू की। हाय, क्या आप वहां हैं? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। आप? अच्छा। क्या आप मेरे लिए फ्लैग किए गए संदेशों में से एक को देख सकते हैं? फ्लैग किए गए संदेश मुख्य प्रशासनिक अनुभाग में थे, जिसे केवल ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स ही एक्सेस कर सकते थे। ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स ने जवाब दिया, जरूर, मुझे लॉग इन करने दे। ठीक है, आपने मेरे लिए काम करना शुरू करने से पहले बिटकॉइन एक्सचेंज किया था, है ना? उलब्रिस्ट ने सुरक्षा कारणों से यह पूछा क्योंकि केवल असली सिरस ही इसका उत्तर जान सकता था। अधिकारियों के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि असली सिरस ने उन्हें बताया था कि सुरक्षा प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। एजेंट डेरेघियान को उम्मीद थी कि जब उसने टाइप किया तो उसे सही याद होगा। हाँ, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए यह एक नर्वरेकिंग पल था। इससे ज्यादा नहीं। नहीं, मैंने रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के कारण रोका। लानत है नियामकों पर। ठीक है, कौन सी पोस्ट? डेरेघियान को पता था कि उलब्रिस्ट अब एडमिन स्क्रीन को देख रहा था। उसने लाइब्रेरी में तैनात अन्य एजेंटों को आगे बढ़ने का संकेत दिया। जल्द ही उलब्रिस्ट के पास हंगामा शुरू हो गया। एक महिला चिल्लाई, भाड़ में जाओ, क्योंकि वह आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे मुक्का मारने वाला था। जब उलब्रिस्ट ने लड़ाई देखने के लिए मुड़कर देखा तो एक एजेंट ने झपट्टा मारा और उसका खुला हुआ लैपटॉप छीन लिया। उस समय एजेंट डेरेघियान ने कहा कि उलब्रिस्ट लैपटॉप की ओर झपटा, और एक और एजेंट उसके पीछे चलता है, उसे गले लगाता है। उलब्रिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया और ले जाया गया। जो आदमी और औरत बहस कर रहे थे वे वास्तव में अंडरकवर एजेंट थे जिन्होंने ध्यान भटकाया। उलब्रिस्ट के परिवार और दोस्त हैरान थे। कैसे दयालु, मजेदार। क्या वे जिस प्यारे आदमी को जानते थे वह वही व्यक्ति था जो वैश्विक ड्रग बाजार चलाता था? उन्हें इस पर यकीन नहीं हुआ। उलब्रिस्ट पर 7 आरोप लगाए गए, जिसमें इंटरनेट के जरिए नशीले पदार्थ वितरित करना और लगातार आपराधिक उद्यम में शामिल होना शामिल है। उसने सभी आरोपों में खुद को दोषी नहीं ठहराया। 13 जनवरी 2015 को मुकदमा शुरू हुआ और 3 सप्ताह तक चला। उलब्रिस्ट के कई समर्थक सामने आए, यह मानते हुए कि दोषी करार दिया जाना न्याय की विफलता होगी। अदालत में उलब्रिस्ट के बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि वह ड्रेड नहीं था, समुद्री डाकू रॉबर्ट्स, कि उसने हैंडल और सिल्क रोड किसी और को दे दिया था। लेकिन जूरी ने इसे नहीं माना। 5 फरवरी 2015 को एक संघीय जूरी ने रॉस उलब्रिस्ट को सभी 7 मामलों में दोषी पाया। सजा सुनाए जाने से पहले उलब्रिस्ट ने न्यायाधीश को एक पत्र लिखा जिसमें अधिक नरम सजा की भीख मांगी गई। मैंने अपनी जवानी जी ली है और मुझे पता है कि आपको मेरे मध्य वर्षों को छीन लेना चाहिए, लेकिन कृपया मुझे मेरा बुढ़ापा छोड़ दें। कृपया सुरंग के अंत में एक छोटी सी रोशनी छोड़ दें, स्वस्थ रहने का एक बहाना, आने वाले बेहतर दिनों के सपने देखने का बहाना, और अपने निर्माता से मिलने से पहले मुक्त दुनिया में खुद को छुड़ाने का मौका। 29 मई 2015 को अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन बी फॉरेस्ट ने अपना फैसला सुनाया। आप ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के रूप में जहाज के कप्तान थे और आपने अपने खुद के कानून बनाए और आपने उन कानूनों को उस तरीके से लागू किया जो आपको उचित लगा। इसलिए यह प्रतिबंध रहित दुनिया नहीं थी। यह परम स्वतंत्रता की दुनिया नहीं थी। यह आपके द्वारा बनाए गए कानूनों की दुनिया थी। वे आपके कानून थे। सिल्क रोड को स्वतंत्रता की जगह के रूप में सोचना काल्पनिक है। ब्रोंक्स का कोई भी ड्रग डीलर मेथ या हेरोइन या क्रैक नहीं बेचता है।
उसने कभी भी इस तरह की चीजें नहीं बनाई हैं। न्यायालय में तर्कों का एक समूह। यह एक विशेषाधिकार प्राप्त तर्क है। यह विशेषाधिकार से एक तर्क है। आप किसी भी अन्य ड्रग डीलर से बेहतर व्यक्ति नहीं हैं और आपकी शिक्षा आपको हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली में विशेषाधिकार का विशेष स्थान नहीं देती है। यह इसे कम स्पष्ट बनाता है कि आपने जो किया वह क्यों किया। इन दो लोगों के बीच चयन करने का कोई कारण नहीं है जिन्हें मैं देख रहा हूं कि वे प्रदर्शन पर हैं। उल्ब्रिcht जो आपराधिक उद्यम का नेता है और उल्ब्रिcht जिसे जाना जाता है और प्यार किया जाता है। यह स्पष्ट है कि लोग बहुत बहुत जटिल हैं और आप उनमें से एक हैं। वे हैं कई अलग अलग गुणों और विशेषताओं से बना है जिनमें से कोई भी एक गुण उन्हें परिभाषित नहीं करता है। और श्री उल्ब्रिcht में अच्छाई है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बुराई भी है। और सिल्क रोड के संबंध में आपने जो किया वह हमारे सामाजिक तानेबाने के लिए बहुत विनाशकारी था। श्री उल्ब्रिcht, यह मेरा यहाँ अब हमारे देश की ओर से दिया गया निर्णय है कि दूसरे और चौथे काउंट पर आपको एक साथ चलने वाले आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। पांचवें काउंट पर आपको एक साथ चलने वाले 5 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है। काउंट 6 में आपको 15 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है और काउंट 7 में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपको 20 साल की सजा सुनाई जाती है, वह भी साथ-साथ। संघीय व्यवस्था में पैरोल नहीं है और आपको अपना पूरा जीवन जेल में बिताना होगा। यह अभियोजन पक्ष द्वारा मांगी गई राशि से कहीं ज्यादा है। उल्ब्रिcht को उम्मीद थी कि सिल्क रोड इतनी सफल होगी कि वह मशहूर हो जाएगा। अभियोजक द्वारा जूरी को पढ़ी गई एक जर्नल प्रविष्टि के अनुसार उल्ब्रिcht ने लिखा, मुझे लगता है कि किसी दिन मेरे जीवन के बारे में एक कहानी लिखी जा सकती है और इसका विस्तृत विवरण होना अच्छा होगा। उसका सपना सच हुआ, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा उसने सोचा था। बाद में FBI ने उल्ब्रिcht के गुरु वैराइटी जोन्स की पहचान रोजर थॉमस क्लार्क के रूप में की, जो 2015 में थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया एक कनाडाई था। 2020 में क्लार्क ने मैनहट्टन की एक अदालत में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को वितरित करने की साजिश रचने का दोषी पाया। सिल्क रोड की जांच करने वाले 2 भ्रष्ट अधिकारियों के लिए पूर्व DEA एजेंट कार्ल फोर्स को जबरन वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग और न्याय में बाधा डालने के लिए 6 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट शॉन ब्रिजेस को मनी लॉन्ड्रिंग और न्याय में बाधा डालने के आरोप में लगभग 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में उन्हें अमेरिकी सरकार से बिटकॉइन की एक और चोरी के लिए अतिरिक्त 2 साल की सजा सुनाई गई। देखने के लिए धन्यवाद। न्यूज थिंक के लिए मैं सिंडी पॉम हूँ। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इस वीडियो में बस इतना ही। हम नए विषय और नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे।